राहुल गांधी अपरंटली आउटरेजियसली एसआईआर का अपोज कर रहे थे, कहते हैं एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, एसआईआर इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 64 लाख पुराने वोटर्स के नाम कटे हैं। उनमें से काफी संख्या में वो लोग हैं जो या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे या जो पलायन करके कहीं और चले गए हैं, और लगभग 22 लाख नए लोगों के नाम जुड़े भी हैं। तो वो प्रक्रिया को चुनाव आयोग पूर्णतः शुद्ध बता रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से एक भी ऐसा दस्तावेज जारी नहीं किया गया या ऐसे आंकड़े नहीं दिए गए जिसमें यह बताया गया हो कि इस एसआईआर में कितने सारे बांग्लादेशी, कितने सारे रोहिंग्या मतदाताओं को बाहर किया गया है। नहीं, चुनाव आयोग ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया लेकिन है। उसका डेटा अगर नहीं दे रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग का यह दावा नहीं था कि उनको बाहर कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है बिहार की मतदाता सूची में, उनको बाहर किया जा रहा है। बिहार चुनाव के बाद घोषणा की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि देश भर के अलग अलग राज्यों में एसआईआर करवाया जाएगा और एक बार फिर से सभी वोटर्स की स्क्रूटनी होगी। इसका इंटेंट क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो किसी राज्य विशेष में सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, उनको इससे क्या आपत्ति है, इन्हीं सबको समझने के लिए आज हम एक बार फिर आपके सामने पेश हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मेरे साथ हैं केशव सर, ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों के बीच में एक बार फिर से क्लैश देखने को मिल रहा है और वजह है एसआईआर। बिल्कुल, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे देश भर में लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने बहुत ही कैटेगरिकली कहा था। बिहार में जब एसआईआर खत्म हो रहा था उसी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से ये बात कही गई थी कि पूरे देश भर में बिहार की तर्ज पर एसआईआर कराया जाएगा, यानी कि सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो वोटर लिस्ट बने हुए हैं वर्षों से, उसमें उस तरह के का रिवीजन नहीं हुआ है। जो नाम है, एक आध नाम कटते हैं, जुड़ते हैं, वो चलता रहता है, वो हर चुनाव से पहले होता है। लेकिन इस तरह से इंटेंसिवली उसकी स्क्रूटनी नहीं हुई है और वो पूरे देश में होगी। लेकिन बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं इस एसआईआर के बाद, इसमें कहा जा रहा है नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 64 लाख पुराने वोटर्स के नाम कटे हैं। उनमें से काफी संख्या में वो लोग हैं जो या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे या जो पलायन करके कहीं और चले गए हैं, और लगभग 22 लाख नए लोगों के नाम जुड़े भी हैं। तो वो प्रक्रिया को चुनाव आयोग पूर्णतः शुद्ध बता रहा है। लेकिन 44 लाख वोटर्स फिर भी कट गए, और इस 44 लाख वोटर कटने का परिणाम क्या हुआ, जो नतीजे आए हैं उससे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देश भर में जो नॉन एनडीए पार्टीज हैं, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घटक नहीं है, उनमें एक चुनौती सी महसूस की जा रही है। उन दलों में एक बेचैनी सी महसूस की जा रही है एसआईआर को लेकर के। उन्हें लगता है कि एसआईआर के बहाने उनके जो आधार वोट बैंक हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनके वोट बैंक को कम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ममता बनर्जी का भी जो निशाना है वो इसी तरफ है। जी सिद्धार्थ। सर, यहाँ पर मेरे कई सारे सवाल हैं जो एक एक कर मैं चाहूँगा आपसे समझना, ताकि आसान भाषा में उसको समझाएं आप, ताकि आम जनता में एक पैनिक क्रिएट ना हो, लोग समझ पाए कि एसआईआर कराना क्यों ज़रूरी है। बिहार में जो आरोप लगे हैं बीजेपी पर या इलेक्शन कमीशन पर, वो इस बात के ज़्यादा लगे हैं कि आपने बड़ी तादाद में पुराने वोटर्स को काटा है और कम उनकी संख्या है तुलनात्मक रूप से जिनको आपने जोड़ा है। ठीक है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कितने नाम काटे गए, कितने नए नाम जोड़े गए, ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग के द्वारा दिए जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि मैं थोड़ा आपको और पहले ले जाना चाहूंगा। बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ था तो उसका काफी विरोध किया जा रहा था, तरह तरह की बातें कही जा रही थी। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दावे फेल हुए हैं। सत्ता पक्ष का दावा था कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है और उनको बाहर किया जाना चाहिए। वो देश के नागरिक नहीं है, देश के मतदाता भी नहीं हो सकते हैं। ठीक बात है। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई बिहार में, तो चुनाव आयोग की तरफ से एक भी ऐसा दस्तावेज जारी नहीं किया गया या ऐसे आंकड़े नहीं दिए गए जिसमें यह बताया गया हो कि इस एसआईआर में कितने सारे बांग्लादेशी, कितने सारे रोहिंग्या मतदाताओं को बाहर किया गया है। तो जो सत्ता पक्ष है उसका दावा फेल हो गया।
दूसरी एक तरह से जो जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की वो पूरी तरह से उन्होंने उसका निर्वहन नहीं कर पाया। नहीं, चुनाव आयोग ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। लेकिन उसका डेटा अगर नहीं दे रहे हैं तो नहीं, क्लैरिटी ये नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग का ये दावा नहीं था कि उनको बाहर कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है बिहार की मतदाता सूची में, उनको बाहर किया जा रहा है। नहीं थे, उसमें जो लोग मृत पड़े हुए हैं उनका नाम था, जो लोग कहीं और पलायन कर गए हैं उनका नाम था। तो उसको उन्होंने स्क्रूटनाइज किया, उसको क्लीन अप किया है। चुनाव आयोग ने अपना काम सही किया। लेकिन सत्ता पक्ष का जो दावा था कि बाहरी मतदाता है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, अन्य देशों से आए हुए लोग हैं, नेपाली हैं, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला एसआईआर में कि वो लोग थे, उनको बाहर किया गया। नहीं थे वो लोग। दूसरी नहीं तरफ थे या प्रमाण नहीं मिल पाया, क्योंकि दो अलग अलग बात नहीं, अगर थे तो उनको बाहर करना चाहिए ना। नहीं, बाहर किया भी होगा मान लीजिए, तो उसके कोई उन्होंने साक्ष्य नहीं दिए। दिए तो मतलब अगर साक्ष्य नहीं है तो बात प्रमाणित नहीं हुई। तो सत्ता पक्ष की भी बात गलत थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी या नेपाली अफगानी मतदाता छुपे हुए हैं, वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा था कि उनके वोट बैंक से छेड़छाड़ की जा रही है, मतलब अल्पसंख्यकों को निकाल बाहर किया जा रहा है, दलितों को निकाल बाहर किया जा रहा है। वो भी साबित नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात देखिए, चुनाव खत्म होते ही बिहार में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं शकील अहमद। जी, शकील अहमद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे, 1 दशक तक लगभग बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के सांसद रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में भी राज्य मंत्री रहे। इतने बड़े जिम्मेदारी के पदों पर वो रहे हैं और चुनाव खत्म होते ही वो कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे देते हैं। और उसके साथ जो बात करते हैं बहुत नोटेबल है। वो कहते हैं कि कांग्रेस का जो क्लेम था कि 65 लाख लोगों को निकाल दिया गया है जबरन, तो 65 आदमी भी क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसका नाम भाई जो जेन्युइन मतदाता है और उसका नाम अगर कट जाएगा तब तो वो प्रोटेस्ट करेगा ना। हालांकि जो नाम काटे गए थे, जो क्लीन अप हुआ था, उसके बाद चुनाव आयोग ने बहुत ही मतलब काफी समय दिया था लोगों को उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए। उसमें नाम जुड़वाने की भी व्यवस्था थी कि किसी का नाम अगर गलती से हट गया हो तो उसको इस तरीके से जुड़वाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया में बीएलओ के साथ बीएलए भी थे पार्टियों के, बिल्कुल, हाँ, है ना? बूथ लेवल एजेंट्स थे उनके। बूथ लेवल ऑफिसर के साथ अलग अलग पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स भी थे। अब आपका एजेंट्स पकड़ नहीं पाता है या जाता ही नहीं है मौके पर, तो ये भी एक सवाल है। हाँ, वो तो एक सवाल है, बीएलए का ही नहीं, बीएलओ का भी। हम अब बहुत अच्छा आपने पॉइंट इसमें ऐड किया। हम यहीं से अब बंगाल की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि बंगाल में भी बीएलओ की ही बात की जा रही है। बहरहाल एक पॉइंट और ऐड कर दूं, बीएलओ की आत्महत्या को हवाला बनाया जा देकर रहा है। ये बात कही जा रही है और पत्र लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के नाम ममता बनर्जी के द्वारा, और आपत्ति जताई गई है कि इसको बंद कराया जाए तत्काल प्रभाव से। देखिए, अब यहीं पर बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है। अब यहीं पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की परिपक्वता का अंतर साबित होता है। राहुल गांधी जो अग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे, वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी ये निकाल रहे थे, अब बिहार के एसआईआर में सारी बातें सामने आ गई। अब देखिए ममता बनर्जी कितनी मैच्योरली इसको हैंडल कर रही है। वो ये नहीं कहती हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो बकवास है। वो ये नहीं कह रही हैं कि एसआईआर के नाम पर जेन्युइन मतदाताओं को हटाया जा रहा है। वो क्या कह रही हैं, एसआईआर की जो प्रक्रिया है और उसमें जो लगे हुए लोग हैं और उसकी जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, और उसमें जो कठिनाइयां आ रही है, जो कर्तव्यहीनता हो रही है, और जो प्रेशर पड़ रहा है लोगों को जो इस काम में लगे हुए हैं, जो बीएलओ को खासकर और दूसरे अधिकारियों पर, उसको मुद्दा बना रही है। कह रही हैं इतने कम समय में ये इतने बड़े प्रदेश का एसआईआर होना है, एक एक मतदाता के नाम की जांच होनी है, और उसमें जो लोग लगाए गए हैं वो काफी नहीं है, उनके ऊपर काफी प्रेशर है, एक दिन में इतना काम करना है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, सही डेटा ना देकर गलत डेटा भी सबमिट कर रहे हैं वर्क प्रेशर में। तो ममता बनर्जी इसकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रही है, प्रोसेस के खिलाफ। हाँ, प्रोसेस में जो लूप होल्स हैं, जो कठिनाई है, उनको उजागर कर रहे हैं, उसको निशाना बना रही है। और अच्छा, वाजिब है, ये बात भी एक फैक्ट है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीएलओ ने जो भी खबर सामने आई, अभी तक ये पुख्ता नहीं है कि वजह यही है, तो पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये खबर सामने आई है कि बंगाल में एक बीएलओ ने, जिनका नाम शशि मुनि था शायद, और जी शांति मुनीक का, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और ऐसा ही एक मामला राजस्थान और केरल में भी एक मामला केरल में भी निकला, जब बीएलओ ने आत्महत्या कर ली मानसिक दबाव के चलते, वर्क प्रेशर के चलते। तो ये मुद्दा है, अगर एक जान भी जा रही है तो वो बहुत कीमती है। पर एक फैक्ट सर ये भी है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में
खुद किरेन रिजिजू इस बात को कह चुके हैं संसद के अंदर कि 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी वर्तमान में मौजूद हैं। ये उन्होंने 2016 या 18 में भाषण दिया था अपना पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल। और तब से ये कार्रवाई चल रही है। पहले उनको आने से रोका गया, फिर उनको धीरे से यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये प्रोसेस बड़े लंबे समय से चल रहा है, असम से भी और वेस्ट बंगाल से भी। पर इसमें एक चीज़ जो सामने आई है कि जैसे ही SIR की बात हुई, अचानक से उन लोगों का रेशियो बढ़ गया जो नदी के रास्ते और दूसरे रास्तों से बांग्लादेश जा रहे हैं। और बहुत तेज़ी से उनके वीडियो वगैरह भी सामने आए हैं, न्यूज़ भी सामने आई है इस तरह की, आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी है। तो ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं। नहीं, देखिए, बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान भी इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी इससे रूबरू होते रहते हैं। लेकिन अगर सरकार के बड़े मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री भी हैं ये रिजू जी, लेकिन सरकार ये दावे कर रही है, उसका रोकथाम का क्या प्रयास है? नंबर 1, अगर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध रूप से आ रहे हैं, देखिए शरणार्थियों का आना लगा रहता है, वीजा लेकर लोगों का आना जारी रहता है, लेकिन कोई अवैध रूप से सीमा का अतिक्रमण करके आपके देश में आ रहा है, तो आपकी सीमा सुरक्षा बल क्या कर रही है? सर, सीमा को लेकर पहले भी सीमा की चौकसी केंद्र सरकार के अधीन है। नहीं, वो चौकसी एक चीज़ है, लेकिन उसमें भी जो हमारी BSF है उसके कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कई जगह सीमा ऐसी है बांग्लादेश और बांग्लादेश पर कि आप नदी में एक बार कूद मात्र जाइए और आप करीब 1 दर्जन बार इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि यह किसी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। अगर देश में दूसरे देशों के नागरिक अवैध रूप से आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो किसी न किसी का तो दायित्व तो होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कौन लेगा ये जिम्मेदारी? सीमा सुरक्षा बल इसीलिए तो है। हाँ ठीक है, उसमें भी लूप होल्स हैं, उसमें भी फॉल्ट लाइंस हैं जहाँ से ये ब्रेक होता है, बट उसको कौन फिक्स करेगा? केंद्र की सरकार ही फिक्स करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब देश में ऐसे लोग आ जाते हैं तो उनके तमाम प्रमाण पत्र कैसे बन जाते हैं? SIR में जो सबसे ज़्यादा विवादित विषय था वो आधार का शामिल नहीं होना था, बिहार के SIR को लेकर के, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल करवाया। केंद्र सरकार का पक्ष था आधार कार्ड ऐसे ही बन जाता है। भाई ऐसे कैसे बन जाता है? आधार कार्ड बनाने वाली जो एजेंसी है वो आपकी एजेंसी है, आपके अधीन काम करती है, उसमें तमाम रिकॉर्ड रहते हैं, आप रेटिना से लेकर के बायोमेट्रिक्स तक सारे कुछ होता है। एजेंसी केंद्र की जरूर है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला किसी क्षेत्र विशेष का नागरिक ही होता है, और ये उसकी निष्ठा पर तय होता है कि किसी को आधार मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, निष्ठा पर नहीं छोड़ सकते हैं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, नहीं छोड़ सकते, निष्ठा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, आपके देश में फिर ऐसे चले हैं नहीं, और मैं यहाँ अच्छा लगता है गलती की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं गलती की बात तो बिल्कुल निष्ठा पर नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है कि जो उन्हें प्रपोज कर रहा है आधार के लिए उसकी निष्ठा हिल गई हो, लेकिन जो आधार कार्ड जारी करते हैं वो क्लास 1 अधिकारी होते हैं, वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, और वहां से ऐसी बात हो रही है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात जो मैं कहता हूं, किरण रिजिजू जो कह रहे हैं देश में 2 लाख से ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या, 2 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक रह रहे हैं। देश में होना और मतदाता सूची में होना दोनों 2 अलग अलग बातें हैं। देश में रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन क्या ये लोग वास्तव में आपके मतदाता सूची में हैं और अवैध तरीके से हैं? किसी ने वीजा लिया है या किसी ने आवेदन किया है नागरिकता के लिए, उन्हें नागरिकता मिल गया है, जैसे अदनान सामी, वो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी है, सॉरी नागरिक नहीं, नागरिक अब भारतीय हैं, तब वो मतदान करेंगे, मतदाता सूची में उनका नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो लोग वैध रूप से जिन्होंने नागरिकता ग्रहण की है, मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज किया गया है, वो ठीक है, लेकिन अगर ये 2 करोड़ लोग हैं और अवैध रूप से ये मतदाता सूची में भी हैं, तब चिंता का विषय है, और वहां पर SIR की जरूरत और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर SIR नहीं होगा तो ये मतलब वैसे लोग सरकार को चुन रहे हैं जिसका इस देश से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसका इंटेंट इस देश के खिलाफ है वर्तमान में। बिल्कुल, तो वहां पर SIR की जरूरत बहुत बढ़ जाती है। और देखिए बंगाल में जब से SIR की घोषणा हुई है और जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, हम आप हर दिन देखते हैं न्यूज रूम में तस्वीरें आती है कि इतने लोग नाव में सवार होकर बांग्लादेश निकल गए, इतने लोग सीमा फांद करके बांग्लादेश निकल गए। अगर नहीं है तो फिर ये लोग कौन है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ममता बनर्जी ने अच्छी बात ये की, उनकी एक राजनीतिक समझ है, और वो समझ ये है कि वो अपने चुनाव से बंगाल में जो हैपनिंग्स हो रही हैं
उससे सीखने के बजाय वो दूसरे की गलती देखती है। हमेशा से उनका एक पैटर्न रहा है कि जब भी किसी दूसरे राज्य में चुनाव होते हैं और वहां पर वो जीत हार के पैटर्न को ऑब्जर्व करती हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी करती हैं और फिर उन चीज़ों पर विरोध करती हैं जो कि वाकई में शायद उनके लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद हो सकती है और जो कि बचकानी हरकत न लगे। जी, पश्चिम बंगाल में लगभग 30% अल्पसंख्यक मतदाता है जी, और हो सकता है कि इसमें से कुछ लोगों के नाम कटेंगे भी एसआईआर में, जो एक जेन्युइन प्रक्रिया है। लोग मृत हो गए होंगे, पलायन कर गए होंगे, अलग अलग शहरों के मतदाता बन गए होंगे बंगाल में भी, तो इस तरह से उनका नाम कटेगा। लेकिन ममता बनर्जी को भी ऐसा लग सकता है, खासकर बिहार नतीजों के बाद, कि ये एसआईआर की प्रक्रिया उनके निहित वोट बैंक पर एक चोट हो सकती है। लेकिन देखिए ममता बनर्जी कितनी साफगोई से इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एसआईआर की जरूरत पर कोई सवाल ही नहीं उठा रही है। वो कह रहे हैं एसआईआर होना चाहिए, हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो फिर से मैं कह रहा हूं कि एसआईआर में जो लूप होल्स हो रही हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, उसको निशाना बना रही हैं और उसके आधार पर कह रही हैं कि एसआईआर पर अभी रोक लगनी चाहिए। वो नहीं कह रही हैं कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी और ममता बनर्जी में ही अंतर है। राहुल गांधी अपफ्रंटली, आउटरेजियसली एसआईआर का अपोज कर रहे थे, कहते हैं एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, एसआईआर इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इसमें जो लोग लगे और हुए हैं उनका ख्याल रखा जाना जरूरी है। एक चीज़ है, इसमें जो काम करने वाले हैं उसमें एक बड़ी संख्या सरकारी टीचर्स की होती है। सरकारी टीचर्स कितना काम करते हैं, कितना काम उनके पास है, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, आप हमें सबको पता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय और दिया जाना चाहिए था। चूँकि वो सारे टीचर्स अपने अपने राज्यों में दूसरे कामों में बिजी थे, तो ये भी नहीं कर सकते हैं कि उन्हें वहाँ से हटाकर सिर्फ एसआईआर पर छोड़ा जाए। तो एक टाइम जो है अभी करीब 4 महीने के आसपास का टाइम है। मार्च या अप्रैल में ये चुनाव होंगे बंगाल में और उसके पहले एसआईआर की प्रक्रिया उन्हें पूरी करनी होगी। तो ये देखना होगा कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर होने के बाद 7.4 यानी कि 7.4 वोटर थे, 7.4 करोड़। अभी बंगाल में मौजूदा वक्त में 7.6 करोड़, 7.6 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। एसआईआर होने के बाद इनमें से कितने कटते हैं, और बंगाल की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, क्या वो इस मामले को, जैसे राहुल गांधी इसे कोर्ट में घसीटने से बचते रहे, क्या वो इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आएंगी अगर चुनाव आयोग और उनके बीच में इसी तरह की खींचतान जारी रहती है? इस मामले में आपकी राय क्या है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपना राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही आपकी जो भी शिकायतें हों, जो भी सुझाव हो, वो भी हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.